सो नेक्स्ट है इनफ्रैक्टेबल एंजाइना। सो इनफ्रैक्टेबल जो एंजाइना है इसको रिफ्रैक्टिव एंजाइना भी बोलते हैं। इनकैपेसिटेटिंग एंजाइना, in this type of angina severe incapacitating chest pain occur। सो ये इस टाइप का जो एंजाइना होता है, इस टाइप के एंजाइना में अगर हम कोई भी इंटरवेंशन दे रहे हैं उस कंडीशन में भी जो पेशेंट है वो ठीक नहीं होगा। मीन्स अनरिस्पॉन्सिव टू इंटरवेंशन, मीन्स उसमें तो रिलीफ नहीं हुआ, ठीक है। जो अनस्टेबल टाइप का है उसमें तो रिलीफ होता ही नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस कंडीशन है। लेकिन इसमें जो पेशेंट है ना वो ऐसा लगेगा कि अनरिस्पॉन्सिव है, अनकॉन्शियस में चला गया पेन की वजह से, ठीक है। सो अगर हम उनको कुछ इंटरवेंशन भी देते हैं तो उसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अनरिस्पॉन्सिव रहता है पर्सन। ओके, नेक्स्ट है वेरिएंट टाइप ऑफ एनीमिया एंजाइना। सो जो वेरिएंट टाइप का एंजाइना है, चेस्ट पेन प्रेजेंट एट रेस्ट विद रिवर्सिबल एसटी सेगमेंट एलिवेशन, इट इज रिजल्ट फ्रॉम कोरोनरी वैसोस्पाज्म। सो वेरिएंट टाइप का जो एंजाइना है वो जो वैसोस्पाज्म है, कोरोनरी जो वेन है, ठीक है, उसमें जब स्पाज्म आएंगे, ठीक है, एपिसोडिक होगा। सो उसकी वजह से होगा, मरोड़ जो जिसको बोलते हैं स्पाज्म, ठीक है, उसकी वजह से होगा और रिवर्सिबल होगा, ठीक है। ये इस टाइप का भी जो चेस्ट पेन है वो कैसा है, रेस्ट की टाइम पे होगा, रिवर्सिबल होगा और एसटी सेगमेंट लाइक जब आपने ईसीजी किया होगा ना तो आपने चीज़ देखा होगा कि ये क्या होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे वेव होते हैं, ठीक है। सो वो यही है, तो उसमें एस और टी जो सेगमेंट है वो हम जब ईसीजी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एसटी सेगमेंट क्या होता है, एलिवेशन होता है, मीन्स बढ़ा हुआ होता है वेरिएंट टाइप ऑफ एंजाइना में। ओके, सो ये चीज़ें अगर आपने ईसीजी को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं आया तो आप लोग सीखना अपने से, ठीक है। आपके पास नोट्स होगा, ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया होगा फंडामेंटल में, ठीक है, या फिर अगर इसमें सिलेबस में है तो फिर मैं आपको दूंगी नोट्स इसका, ठीक है। लेकिन अभी इतना समझो कि ये ईसीजी में ही फाइंड आउट होता है, जिसमें हमें पता चलेगा कि एसटी सेगमेंट एलिवेशन होता है। ओके, और ये कोरोनरी वैसोस्पाज्म की वजह से होता है, ठीक है। और ये भी कब प्रेजेंट होता है, रेस्ट की कंडीशन में, और रिवर्सिबल है, मीन्स दोबारा से हो सकता है, ठीक है। साइलेंट इस्चीमिया, objective evidence of ischemia such as ECG changes with stress but patient report no symptom। that means जो साइलेंट ischemia, साइलेंट वर्ड से मीनिंग ही है, उसमें कोई साइन सिम्टम शो नहीं होगा। मीन्स हम डायरेक्टली पता देख के चेस्ट पेन से पता नहीं कर सकते कि ये कौन से टाइप का एंजाइना है। ये ओनली शो कहाँ करेगा, जब हम ECG करेंगे तो ECG पे शो होगा कि इसको एंजाइना जो हुआ है वो साइलेंट टाइप का हुआ है, ठीक है। सो हो गया। नेक्स्ट इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स। व्हाट आर द इटियोलॉजी रिस्क फैक्टर्स, फिजिकल, ओके, फिजिकल में एक्सर्शन मीन्स टेंशन, ओके, और एक्सपोजल के स्पेलिंग सुधार लेना आप लोग, ठीक है, जी की जगह एस कर देना और ई की जगह ए कर देना। एक्सपोजर टू कोल्ड, सो बहुत ज़्यादा अगर कोल्ड का एक्सपोजर कहीं पे हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ का ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है, नैरो हो जाएगा, उधर ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं होगा, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है, ठीक है। सो ये क्या है, रिस्क फैक्टर है। स्ट्रेस हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस, सो ये आपने पढ़ा होगा, प्लेक का फॉर्मेशन जब होता है, ठीक है, ऑलरेडी ये चीज़ आपको ऑलरेडी डिस्कस्ड है ना। सो एथेरोस्क्लेरोसिस भी रिस्क फैक्टर है इसके लिए, चेस्ट पेन के लिए, ठीक है। स्मोकिंग, अगर कोई पेशेंट है उनका हिस्ट्री है स्मोकिंग का, सो उनको मोर चांसेस रहते हैं ये एंजाइना पेक्टोरिस के लिए। ओके, ओबेसिटी तो सबको पता है ना कि बहुत डेंजरस कंडीशन है, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री पहले से है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज की तो पर्सन को होने के 99% चांसेस रहते हैं, ठीक है। फिर डायबिटिक अगर कोई पर्सन है सो उनको भी चांसेस रिस्क रहते हैं। फिर नेक्स्ट हाइपरटेंशन, ठीक है। सो ये था रिस्क फैक्टर, मींस ऐसे कंडीशन जो कि आगे चल के एंजाइना पेक्टोरिस को इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। और अगर कोई डाउट है तो पूछो।